एक रात ममता को नींद नहीं आ रही थी। उसने पिताजी के कमरे में झांक कर देखा। वो सो रहे थे। वह फ्रिज से पानी लेकर अपने कमरे की ओर लौट ही रही थी कि उसे अपने भाई विवेक के कमरे से कुछ धीमी आवाजें सुनाई दी। आमतौर पर उसे चोरी चोरी किसी की बातें सुनना अच्छा नहीं लगता था, मगर अपना नाम सुनते ही उसके कदम जैसे थम गए। भाभी की बातें सुनकर उसका कलेजा बैठ गया। कुछ दिन पहले ही पिताजी ने फोन पर कहा था, बेटा पता नहीं क्यों कई दिनों से तेरी बड़ी याद आ रही है। इस बीमारी ने पहले ही मुझे अपाहिज सा कर दिया था। अब ना खाने में मन लगता है ना उठने बैठने में। आखिर कब तक घर की चार दीवारों में घुटता रहूंगा। तेरी माँ के जाने के बाद वैसे ही अकेला पड़ गया था, पर विवेक से तो ऐसी उम्मीद ना थी। बदनसीब आंखें जाने कब बंद हो जाए। हो सके तो आकर मिल जाओ। फोन पर पिताजी की आवाज टूटती सी लगी। पिताजी आप इतने निराश क्यों हो रहे हैं? मैं कल ही पहुंच रही हूं, आप हिम्मत रखिए, आपको कुछ नहीं होगा। ममता ने उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा। अवश्य आना बेटा। इतना कहकर बिना उसकी पूरी बात सुने उन्होंने फोन काट दिया। पिताजी का दुख भरी आवाज सुनकर ममता सोच में बैठ गई। जो कभी आत्मविश्वास से भरे रहते थे, उनकी ऐसी निराश अवस्था, पिताजी को इतना हताश उसने पहले कभी नहीं देखा था। सच है, समय बड़े से बड़े मनुष्य का दंभ चूर कर देता है। अचानक 20 बरस पहले की स्मृतियां उसके मन मस्तिष्क में चलचित्र की तरह दौड़ने लगीं। उसे वह दिन याद आया जब नेहा उसकी सबसे छोटी बहन पैदा हुई थी। जैसे ही पापा और दादी को पता चला कि बेटी हुई है, वे बिना मां से मिले अस्पताल से घर लौट आए। जब वह दोनों घर आए तो ममता ने घबराकर मां के बारे में पूछा, पर पापा कुछ बोले बगैर बेडरूम में चले गए और दादी मुंह फुलाकर बोली, ठीक क्यों ना होगी, आखिर एक और लड़की पैदा की है, हमारी एक और बहन आ गई है, यह तो खुश होने की बात है। पर आप गुस्से में क्यों है? रेखा ने सहजता से पूछा तो दादी ने तीखे स्वर में कहा, अपनी किस्मत को रो रही हूं। न जाने कैसी बहू है जो लड़की पर लड़की जनती जा रही है। पता नहीं कब पोते का मुंह देखूंगी। ममता और रेखा को पापा और दादी का क्रोध समझ में नहीं आ रहा था। भाई की चाहत उन्हें भी थी, पर यदि बहन आ गई तो सारा दोष मां पर क्यों? वह मां को देखने अस्पताल पहुंची। वहां देखा नानी मां के पास बैठी थी और मां लगातार रोए जा रही थी। नानी बोली, बेटी लड़की तो लक्ष्मी होती है, जब तक साथ रहती है मन को आनंद और स्फूर्ति देती है, और जाते हुए भी ऐसा प्यार छोड़ जाती है कि दूर होकर भी अपने होने का एहसास कराती रहती है। तुम उदास क्यों होती हो? तुम्हारी बेटियां ही बेटों के समान तुम्हारा वंश रोशन करेंगी। वैसे भी बेटियों की मां रानी होती है। मुझे देखो, मेरी भी 3 बेटियां हैं। कोई बुक है क्या? जब तक तुम लोग रही हर काम में मेरा हाथ बंटाती रही, और आज भी जरूरत पड़ती है तो तुम तीनों में से कोई ना कोई आ ही जाती है। अपनी ताई को देखो, उनके 2 बेटे हैं, पर क्या वह बेटे बहू का सुख भोग रही है? दोनों में से कोई भी उन्हें अपने साथ रखना नहीं चाहता। नाते रिश्तेदार और पड़ोसी उल्टे पूछ पूछ कर उन्हें शर्मिंदा कर देते हैं कि 2 बेटे होते हुए भी आप अकेली क्यों रहती हैं। अब वह किस किस को क्या जवाब दे? दुख ना कर बेटी, तेरी बेटियां ही तेरे वंश का मान बढ़ाएंगी। कहते हुए उन्होंने प्यार से ममता और रेखा के सिर पर हाथ फेरा। दादी और पापा ना जाने किस मिट्टी के बने थे कि भविष्य की चाह में अपने वर्तमान का मोल ही ना समझ पाए। मां ने दादी की सेवा में कोई कमी नहीं रखी, फिर भी बेटे को जन्म ना देने का दोष उन्हें ही दिया जाता। पापा को भी दादी सदा सही लगती, उन्हें भी वारिस चाहिए था। दादी और पापा ने उस नन्ही मेघा से मन ही मन दूरी बना ली। दादी और पापा का मेघा के प्रति व्यवहार देखकर मां छिप छिप कर रोती। फिर भरे मन से मां ने परिस्थिति से समझौता कर लिया। उन्होंने अपनी सारी दुनिया हम तीनों बेटियों में ही तलाश ली। वह सारी ममता और प्यार हम पर उड़ेलपी तो भी दादी को अच्छा ना लगता। वह कहती, कोख में बेटा कैसे आएगा जब सारे दिन तुम इन मर्दूदों के पीछे ही पड़ी रहोगी। दादी के कटु वचन सुनकर मां भीतर ही भीतर सिमट जाती, मानो अपनी संतानों पर ममत्व बरसा कर वह कोई अपराध कर रही हो। दादी के तर्कश में ना जाने कितने जहर बुझे तीर थे जो रह रहकर मां को घायल करते। हम दोनों बहनें प्रतिरोध करना चाहती, पर मां मना कर देती। मां एक मध्य परिवार की बेटी थी।
उनके रूप पर मोहित होकर पिताजी ने उनसे विवाह तो कर लिया, पर पुत्र ना हो पाने के कारण उन्हें उपेक्षा और मानसिक यंत्रणा सहनी पड़ी। मां अत्यंत सहनशील थी और शायद इसी गुण के कारण स्वयं पर हुए अत्याचारों को मौन रहकर झेलती रही। ऐसा नहीं कि उन्हें बुरा नहीं लगता था या वे विरोध करना नहीं चाहती थी। और फिर अपनी 3 नाबालिग बेटियों को लेकर जाए भी तो कहां। दादी और पापा के व्यंग्य बाणों से आहत मां को अकेले बैठकर रोते हमने अनेक बार देखा। एक बार मां को ऐसी अवस्था में देखकर जब ममता ने पूछा, मां आप रो क्यों रही हैं, तो उन्होंने उसे सीने से लगाकर धीमे स्वर में कहा, बेटा खूब पढ़ो, आत्मनिर्भर बनो ताकि किसी के आगे झुकना ना पड़े, अपने फैसले तुम स्वयं ले सको। दादी के 2 और पुत्र थे। वह अधिकतर हमारे पास ही रहती थी क्योंकि उनकी बहुओं से उनकी बनती नहीं थी। आखिर सब मां की तरह सहनशील कहाँ होते हैं। वे बेटे उनसे मिलने आते पर अपने साथ रखने की बात कभी नहीं करते। दादी भी कभी उनके पास रहना नहीं चाहती, फिर भी मां की सेवा का मूल्य उन्होंने कभी ना समझा। मां को अपने क्रोध का शिकार बनाती। शायद मानव की यही प्रकृति है, जो जितना झुकता है उसे उतना ही अधिक दबाया जाता है। पिताजी को तो पुत्र ही चाहिए था, इसलिए अगले वर्ष मां फिर गर्भवती हो गई। पिताजी की पुत्र लालसा और पुत्रियों से विरक्ति ने मेरे छोटे से मन में घमासान मचा दिया। मैंने मन ही मन ठान लिया कि खूब बढ़ूंगी। मां मानो सिर्फ बच्चे जनने की मशीन बनकर रह गई थी। गिरती सेहत के कारण वह चाहकर भी दादी पापा के लिए अधिक कुछ ना कर पाती। इस बार अनहोनी से बचने के लिए अल्ट्रासाउंड कराया गया। रिपोर्ट में लिखा आया पुत्री। दादी ने गर्भपात का फरमान सुना दिया। मां आंखों में आंसू लिए बेबस बकरी सी जिभान होने को तैयार हो चली। अस्पताल से लौटी तो दादी पैर पटकते हुए पूजा घर में जाकर बैठ गई। पिताजी पहले ही कहीं निकल गए थे। मां अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी और उन्हें रोता देख ममता और रेखा भी रोने लगी। बाद में पता चला गर्भ में पुत्र था। इस बार पिताजी भी टूटने से लगे। जिस मेडिकल साइंस पर उन्हें इतना भरोसा था, जिसने उनके भाग्य का रुख बदलने की उम्मीद जगाई थी, वही धोखा दे गया। हम तीनों पापा के स्नेह की आस में उनके चारों ओर मंडराती, उनके एक एक काम को अपने नन्हे हाथों से करके उनका मन जीतना चाहती, पर असर कुछ नहीं पड़ता। वह या तो सच में अपने कारोबार में डूबे रहते या व्यस्त रहने का दिखावा करते लगता, जैसे उनके पास हमारे लिए वक्त ही नहीं। घर में होते तो या तो फोन पर लगे रहते। मां से भी उनकी बहुत कम बात होती। घर खर्च के पैसे थमा देना ही उन्हें अपना कर्तव्य लगता। मां ने परिस्थिति से समझौता कर लिया था, पर पिता के प्यार से वंचित हम तीनों उनके बर्ताव और बेरुखी को सह नहीं पाती थी। जन्मदिन पर पापा ने कोई उपहार दिया हो या कहीं घूमने ले गए हो, ऐसी कोई याद मेरे पास नहीं थी। मैं सोचती हूं, आखिर हम बहनों ने ऐसा कौन सा अपराध किया है। हम तो खुद नहीं आई, हमें लाने वाले हमारे माता पिता ही थे। फिर हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? यद्यपि रुपयों पैसों की कमी उन्होंने कभी नहीं होने दी। जो मांगा मिला, अच्छी शिक्षा दिलवाई, फिर भी मन में बैठी ग्रंथि मुझे सहज नहीं होने देती थी। अभी उस घटना को 1 साल भी नहीं गुजरा था कि पता चला मां फिर गर्भवती है। इस बार मां विशेष प्रसन्न नहीं दिखी, मानो पत्नी धर्म निभाते निभाते वह मशीन बन गई हो। 2 बार अलग अलग डॉक्टरों से अल्ट्रासाउंड कराया गया। दोनों रिपोर्टों में पुत्र होने का संकेत था। इतना भर सुनकर पापा का चेहरा खिल उठा। दादी भी अचानक बदल गई। जिस बहू में उन्हें सदा दोष ही दोष दिखता था, वह अब अच्छी लगने लगी थी। यदि इस बार भाई आ जाए तो मां की सारी परेशानियां कम हो जाएं और शायद पापा दादी का प्यार भी हमें मिल जाए। मां भी पुत्र के स्वागत की तैयारियां करने लगी। उनका यौवन पापा की इच्छाओं की भेंट चढ़ चुका था। मानसिक अस्वस्थता के कारण वह धीरे धीरे जीवन से उचटती जा रही थी, पर अब अचानक लगा जैसे जीवन प्रति उनका अनुराग लौट आया हो। दादी की बढ़ी हुई देखभाल ने उनका खोया आत्मविश्वास भी लौटाना शुरू कर दिया। अच्छा समय बीतते देर नहीं लगती। आखिर वह दिन आ गया जब एक नन्ही सी जान ने दुनिया में कदम रखा। उसके आते ही मानो घर से कोई बुरा साया भाग गया। सदा झल्लाने वाली दादी खुशी से उछल पड़ी। वह हम सबके साथ भी अब मधुरता से पेश आने लगी। घर में पुत्र रत्न के आगमन पर खुशियां मनाई गई। शानदार दावत दी गई। आए मेहमानों को उपहार और मिठाई देकर विदा किया गया। पिताजी मानो अपनी उम्र से 15 साल छोटे लगने लगे। जिन्हें हमने कभी किसी बच्चे को गोद में खिलाते नहीं देखा,
वही पापा नवजात को गोद में उठाए ऐसे मुस्कुरा रहे थे। आखिर उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला आ गया था उनके बुढ़ापे का सहारा। मां के चेहरे पर उदासी भी मिटने लगी। वे पहले ही खराब सेहत के कारण हम पर कम ध्यान दे पाती थीं। अब तो नन्हे भाई के कारण समय और भी कम मिलने लगा, पर हमें बुरा ना लगता। आखिर वह हमारे प्यारे भाई की देखभाल ही तो कर रही थी। रक्षाबंधन पर उसकी नन्ही कलाई पर राखी बांधने की होड़ लग जाती। वह शैतान हमें छेड़ने को इधर उधर भागता रहता और दादी उसकी शरारतें देखकर लोटपोट हो जाती। लगता ही नहीं था कि वह पहले वाली दादी हैं। समय की नदी निरंतर बहती रही। ममता का मेडिकल में चयन हुआ तो मां बहुत खुश हुई, पर पापा निर्विकार रहे। शायद उनकी नजर में मेरी सफलता का कोई मोल ना था। दादी ने पापा से कहा भी ज्यादा पढ़ाई लिखाई लड़कियों का दिमाग खराब कर देवे है। मेरी मानो कोई अच्छा सा लड़का देखो और इसके हाथ पीले करो। मेरी इच्छा देखकर पापा ने अनमने ढंग से पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दे दी। मेरी देखा देखी रेखा और मेघा ने भी बहुत मेहनत की। वक्त के साथ रेखा का इंजीनियरिंग में और मेघा का रेलवे में हो गया। समय रहते हमारे विवाह भी हो गए। विवेक का भी इंजीनियरिंग में दाखिला हो गया। यहीं से परिवार का नया दौर शुरू हुआ। इसी बीच दादी का देहांत हो गया। दादी के जाने के बाद मां और ज्यादा अकेली पड़ गई। विवेक हॉस्टल में था और पापा कामकाज के सिलसिले में अधिकतर बाहर रहते। धीरे धीरे मां अनेक रोगों से गिरती चली गई। वक्त आने पर पापा मां ने विवेक का विवाह कर अपने सारे अरमान पूरे करने की कोशिश की। रमा सचमुच बहुत सुंदर लड़की थी। हम तीनों बहनें निश्चिंत हो गई कि अब मां की देखभाल अच्छी तरह हो जाएगी और पापा के सपने भी सच हो रहे हैं। पर 1 साल भी नहीं बीता था कि खबर मिली विवेक ने उसी शहर में अलग घर ले लिया है। शायद रमा को स्वतंत्रता चाहिए थी। वह सीधी साधी बीमार मां के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई। मां पापा ने दिल पर पत्थर रखकर उनके नए घर की सजावट में हाथ बंटाया, पर टूटे दिलों की दरारें आसानी से कहां भरती है। अभी हम इस सदमे से उभरे भी ना थे कि फोन आया। मां अचानक हमें छोड़कर चली गई। हम सब फिर एकत्र हुए। पापा का पुरुषोचित अहंकार भी मानो टूटकर बिखर गया। मगर तकदीर के लिखे को कौन बदल सकता है। पापा ने खुद को काम में और ज्यादा डुबो दिया। घर का पुराना नौकर रोहन था ही खाने पीने की दिक्कत नहीं आती। मां के रहते भी वही घर का अधिकांश काम संभालता था। मां ही हम सबको एक सूत्र में बांधने वाली कड़ी थी और अब वह कड़ी टूट चुकी थी। तन मन में अजीब सा सूनापन छा गया। ममता जितना सोचती उतना ही उलझती। आज उसकी एक बेटी और एक बेटा है। नानी के शब्द कानों में गूंजते रहते। उनकी सच्चाई बार बार स्पष्ट होती। बेटी सदा उसके इर्द गिर्द मंडराती रहती। किसी दिन काम वाली ना आए तो कहती, मम्मा इतना सारा काम आप अकेले कैसे करेंगी। कॉलेज जाने से पहले नाश्ता बनाने में मदद कर देती। घर को व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी उसने अपने नाजुक कंधों पर जैसे खुद उठा रखी थी, जबकि उसे 3 साल बड़ा बेटा पानी का गिलास भी मांग कर पीता और वह गिलास वहीं पड़ा रह जाता जहां उसने पानी पिया था। सिर में जरा सा दर्द हो तो बेई आकर कहती, मम्मा लाओ मैं बाम लगा दूं। आप इतना काम क्यों करती है, थक जाती होंगी। अपने कॉलेज की एक एक बात आकर मुझे बताती। कभी कभी लगता वह मेरी बेटी नहीं सखी है। कुछ ही समय पहले पिताजी को पैरालिसिस का अटैक आया था। शरीर का आधा हिस्सा निष्क्रिय हो गया। हम तीनों बहनें बारी बारी से उनकी सेवा में लगी। विवेक और रमा भी आ जाते थे, पर उनके हाव भाव देखकर लगता था कि पापा के पास हमारा आना रुकना उन्हें नागावार गुजरता है। उन्होंने यह तक कभी नहीं कहा कि आप लोग क्यों परेशान होती हैं। हम है ना। पापा को अपने घर ले जाकर सेवा करने की उनकी ना तो इच्छा दिखी, ना ही वे चाहते थे कि हम यहां ठहरे। पर भला ऐसा कैसे हो सकता था। हमें वहां टिके देख विवेक और रमा भी वहीं आकर रहने लगे। यह देखकर मुझे अच्छा लगा। चलो किसी भी तरह उन्हें अपने कर्तव्य का एहसास तो हो रहा है। रमा पिताजी के साथ ठीक तरह से पेश आ रही थी और विवेक ऑफिस से लौटते समय उनके लिए फल फूल ले आता था। एक दिन मैंने विवेक से कहा, अब जब तुम दोनों आ गए हो मैं चलती हूं। विवेक ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया, ठीक है दीदी। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। पिताजी के कमरे में जाकर देखा वह सो रहे थे। फ्रिज से पानी लेकर अपने कमरे लौटने लगी ही थी कि विवेक के कमरे से आवाजें आईं। मुझे किसी की बातें चुपके से सुनना बिल्कुल पसंद नहीं। अपना नाम सुनते ही कदम ठिठक गए। रमा की आवाज थी। अच्छा हुआ जो हम समय पर आ गए, वरना दीदी पिताजी को बरगलाकर
सब कुछ अपने नाम करवा लेती। विवेक बोला, शायद तुम ठीक कह रही हो। तुम पिताजी का जरा ठीक से ख्याल रखना। यही समय है जब हम उन्हें अपनी तरफ कर सकते हैं। डॉक्टर कह रहा था कि कोई खास सुधार नहीं है। हार्ट पर भी असर आ गया है। ऐसे लोग कुछ ही दिनों के मेहमान होते हैं। रमा बोली, मैं सब समझ रही हूं, पर दीदी को जल्दी विदा कर दो, वरना हमारी मेहनत कहीं निष्फल ना हो जाए। उनका वार्तालाप सुनते ही ममता सन्न रह गई। कितने खराब विचार! ये लोग सेवा करने आए हैं या पापा की मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं? रमा तो पराए घर की बेटी है, पर विवेक क्या इसी दिन के लिए पापा ने पुत्र की चाह की थी? ममता की आंखें भर आईं। पापा ने भले उनका उपेक्षा की हो, पर वे जन्मदाता तो हैं। भाई आज इतना पराया। हमारी सेवा और स्नेह का यह अर्थ हमें क्या कमी है जो हम लालच करेंगी? भारी कदमों से ममता लौट आई और अगले ही दिन जाने का मन बना लिया, वरना एक और दिन और रुकने का विचार था। अपने कभी कभी कितने बेगाने हो जाते हैं। दिल छलनी हो गया। पिताजी को जो अब रुपए से ज्यादा प्रेम और अपनत्व की जरूरत थी, उन्हें ऐसे लोगों के बीच छोड़ना उसके लिए असह्य था। कहते भी हैं, बीमार को दवा से ज्यादा प्यार के मीठे बोल चाहिए। पर घर की शांति के लिए जाना ही ठीक लगा। विधि को कुछ और मंजूर था। रेखा से खबर मिली कि पिताजी अब थोड़ा थोड़ा संभल रहे हैं, तो मन में प्रसन्नता हुई। विवेक और रमा, वे फिर अपनी दुनिया में लौट गए। पिताजी की देखभाल रोहन ही कर रहा था। उन्हें अकेले देखकर ममता मिलने गई। उसका मन था कि ऐसी अवस्था में पिताजी उसके पास रहे। अनुरोध पर पिताजी ने कहा, बेटा, मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। रोहन है मेरी देखभाल के लिए। तुम लोगों के होते मैं अकेला कहाँ हूं। अब तो व्हीलचेयर से घर में खुद घूम भी लेता हूं। जाओ बेटा, मेरे लिए क्यों अपने बच्चों और घर को उपेक्षित कर रही हो? जब जरूरत होगी तब बुला लूंगा। उनके होठों पर सहज मुस्कान थी और आंखों में नमी। अपने लिए इतने प्रेम से भरे शब्द उनके मुंह से सुनकर ममता की आंखों में आंसू आ गए। शायद अब वे उसके निस्वार्थ प्रेम का मोल समझ पाए थे। समय के साथ उनकी मनोवृत्ति बदली, पर पुत्र के लिए उन्होंने जो उपेक्षा की थी वह भूलना आसान ना था। फिर भी उन्हें परेशान देखकर वह दौड़ी चली आती। क्या अजीब है ना, स्त्री मन की यह मानसिकता। क्या यही भाव लड़कों को क्यों उद्वेलित नहीं करता? पुत्र पिता के व्यवसाय की जिम्मेदारी तो उठाना चाहता है, पर पिता को नहीं। पिता का स्नेह प्रायः पुत्र के लिए आरक्षित रहता है, जबकि पुत्री अपने जन्मघर से ताउम्र बिना स्वार्थ के जुड़ी रहती है। फिर भी उसे पराया धन समझा जाता है। ऐसा क्यों? मन में उठते सवालों ने फिर उथल पुथल मचा दी। तभी रमेश अंदर आए और बोले, क्या तबीयत ठीक नहीं है जो अंधेरे में बैठी हो? उनकी आवाज सुनकर ममता वर्तमान में लौटी और पिताजी से फोन पर हुई बातें उन्हें बताई। ममता ने कहा, पिताजी ने बुलाया है तो चली जाओ। ममता बिखरते स्वर में बोली, बार बार जाने से आप सबको परेशानी हो जाती है। शायद विवेक और रमा की बातें वह भूल नहीं पा रही थी। रमेश ने ताज्जुब से देखा, परेशानी कैसी? इस समय तुम नहीं जाओगी तो कब जाओगी? बच्चे छोटे नहीं रहे और मैं तो हूं ही। एक बार फिर घर की जिम्मेदारी रमेश के भरोसे छोड़कर ममता पहली ट्रेन से निकल पड़ी। घर पहुंचकर देखा पिताजी बिस्तर पर थे। रेखा और मेघा पहले से मौजूद थी। ममता को देखते ही पिताजी की आंखों में चमक आई। इशारे से पास बुलाकर बोले, तू कहती थी ना कि मैंने तुम तीनों को कभी प्यार नहीं दिया। देख, ये आंखें तेरा ही इंतजार कर रही थी। बेटा, अब मेरे जाने का समय नजदीक है। तू बड़ी है, पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधे रखना। पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? माय गॉड, आप ठीक हो जाएंगे, ममता ने दुखी होकर कहा। रेखा ने आंखें पचते हुए धीमे से कहा, दीदी धीरज रखो। पर उसके बाद पिताजी कुछ बोल ही ना पाए। विवेक काम के सिलसिले में बाहर था। इस बार रमा भी उसके साथ गई थी। उनकी हालत देखकर ममता ने उन्हें खबर कर दी थी, पर उनके आने तक पिताजी ना रुक पाए। उनकी आत्मा परम पिता में विलीन होते ही एक युग का अंत हो गया। हमारे दिलों में दर्ज यादें अब इतिहास बन गई। मां के जाने के साथ ही हमारा मायका जैसे छीन गया था। पापा के रहते कम से कम आने का एक बहाना था। वह घर जहां हमारा बचपन बीता, जहां कितनी यादें पली, अब पराया हो जाएगा। यह सोचकर ममता पागल सी हो गई। विवेक के आते ही पिताजी की अंतिम यात्रा निकली। पूरा परिवार साथ था, पर किसी के पास शब्द नहीं। कैसी अजीब खड़ी थी। विवेक और रमा घर के बेटा बहू होने के नाते सब रीति रिवाज निभा रहे थे।
काश पिताजी के सामने भी उन्होंने अपने कर्तव्य ऐसे निभाए होते तो शायद उनके अंतिम दिनों में वह इतने अकेले और बेबस ना होते। अंतिम संस्कार के बीच ही पिताजी के अभिन्न मित्र एडवोकेट सोमेश त्रिपाठी ने बताया कि मृत्यु से 1 हफ्ता पहले पिताजी ने उन्हें बुलाकर अपनी वसीयत लिखवाई थी। यह सुनकर विवेक चौंक गया और रमा का चेहरा भी उतर गया। ममता ने स्थिति संभालते हुए कहा, चाचा जी, वसीयत चाहे जो हो, हम इतना जानते हैं कि जो कुछ पिताजी का है वह विवेक का ही है। हम तीनों को उसमें से कुछ नहीं चाहिए। ममता की बात सुनकर जहां रेखा और मेघा ने मौन सहमति दे दी, वहीं विवेक और रमा ने राहत की सांस ली। 13वीं के बाद वसीयत खोली गई। उसमें फैक्ट्री और मकान विवेक के नाम थे। शेष संपत्ति के 4 हिस्से किए गए थे। हम तीनों बहनों ने अपना अपना हिस्सा उसी वक्त विवेक को दे दिया। विवेक पहले तो हिचकिचाया। ममता ने कहा, तुम जानते हो पिताजी के लिए बेटे का दर्जा सदा बेटियों से ऊपर रहा, पर आज उन्होंने पुत्र पुत्री में कोई भेद ना करके हमारा मान बढ़ाया है। इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए? पिताजी का जो कुछ है वह तुम्हारा ही है और रहेगा। आज हमारे पास जो कुछ है, नाम, इज्जत, सुख, संतोष, सब पापा की ही देन है। बस एक दूसरे के दिलों में जगह बनी रहे, आपस में प्रेम रहे। हमारी यही इच्छा थी और यही पिताजी की अंतिम इच्छा भी। विवेक की झिझक टूट गई। उसने ममता का हाथ पकड़ते हुए भावुक स्वर में कहा, मुझे क्षमा कर दो, मैं स्वार्थी बन गया था। तभी आप सबके निस्वार्थ प्रेम को समझ नहीं पाया। यह घर जैसा था वैसा ही रहेगा। माँ पापा नहीं रहे तो क्या हुआ? मैं उनके कर्तव्यों और सारी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा। ममता के पीछे खड़ी रमा के चेहरे पर भी विवेक जैसे ही भाव झलक रहे थे। ममता सोच रही थी, पापा की पुत्रचाह गलत नहीं थी। एक पूर्ण परिवार में पुत्र और पुत्री दोनों का होना संतुलन लाता है। बहन भाई को मां सा वात्सल्य देती है और भाई बहन को पिता सा स्नेह और सुरक्षा। परिवार रूपी वृक्ष की हर डाली का अपना महत्व और सौंदर्य होता है, पर इसके लिए जड़ का मजबूत होना अनिवार्य है। ऐसा ना हो कि एक डाली की रक्षा में दूसरी डाली को काट दिया जाए या मुरझाने दिया जाए। भेदभाव से डालियां तो सूखेंगी ही, पेड़ भी नहीं पनपेगा। पर हम इंसान सब कुछ जानते बूझते हुए भी इसे अपनाने से चूक जाते हैं। काव्या को खुशी बस इतनी थी कि विवेक और रमा के बदले हुए व्यवहार ने परिवार को फिर स्नेह के धागों में पिरो दिया है और शायद आने वाली पीढ़ियों तक अपनी खुशबू बिखेरते रहेंगे। पर यह तभी संभव है जब हम सब अपने मन में जमे अविश्वास के पौधों को उखाड़कर विश्वास के बीज बोएं। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।